तो हम यहाँ लिखते हैं जो टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसे है, अगर आप कंजर्वेटिव पढ़ लोगे तो उस, जैसे हम कंजर्वेटिव स्टडी कर लेंगे तो कंजर्वेटिव का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो अभी देखना आप, पहले मैं डिफाइन कर दूं। पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी तरफ से म्यूट कर लेना अगर डिस्टरबेंस आ रहा हो तो। ये लिखा हुआ है, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ राउंड इज जीरो। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन को चेक करनी है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका की जो वर्क डन है एक राउंड में वो क्या होता है, जीरो होता है। अब वो राउंड क्या मतलब होता है वो मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा, है ना। पहले आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स only depends on initial and final पोजीशन। ठीक है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये दो आपको पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स आर दोस फोर्स, ठीक है। क्या होगा, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इन अ राउंड इज जीरो। ठीक है, अब इन अ राउंड इज जीरो मतलब वो अभी मैं समझा दूंगा आपको। ऐसे ही सेकंड लिखा हुआ है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन से नॉन कंजर्वेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब इस एग्जाम्पल में आपको पॉइंट्स चेक करने हैं। ठीक है, मैं इसके कंजर्वेटिव फोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी आपको बाद में बताऊंगा। एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल वन। इसमें हमें निकालना है कि वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमें निकालना है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें पता करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं। एक सरफेस, ये सरफेस हो गई, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ और इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसको मैंने कर दिया 1, फर्स्ट पोजीशन है ये। अब इस ब्लॉक को लिफ्ट करना है यानी उठाना है, और इस ब्लॉक को उठा के लेके आना है इस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। ठीक है, और 1 से लेके 2 तक की जो हाइट है वो हाइट है आपके पास h। ठीक है, तो अब मैं इसमें निकालना चाहूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, व्हेन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, पहला मैं करना चाहता हूं 1 to 2। अगर मैं 1 से लेके 2 तक ले जा रहा हूं इसको,
1 से लेके 2 तक ले जा रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, ये कौन बताएगा? वर्क डन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि एफ कॉस थीटा होता है। ये कोई भी कह सकते हैं बेटा, बताओ। mgh mgh आएगा। एफ की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, mg, ठीक है बेटा। एफ की वैल्यू कितनी रखोगे आप, mg रखोगे, ओके। देन एस की वैल्यू h रखोगे, ओके। कॉस थीटा कितना रखा जाएगा भाई, थीटा कौन बताएगा? 0 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री सर, 90 भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे सर, लगता है 90 बेटा, डिग्री mg। आएगी। एफ नहीं सर, मैं 180 आंसर डिग्री, बता रही थी 180 0 और डिग्री। डिस्प्लेसमेंट, 90 और डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है, फोर्स आपका नीचे है, कितना एंगल है इनके बीच में? 180 डिग्री, 180 डिग्री है भाई, 90 किस 180 कैसे डिग्री हुआ? सर। 180 डिग्री हुआ ना, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ये आपको मैं एडिशनल, मतलब अपन तो फाउंडेशन ही पढ़ रहे हैं वैसे भी, तो आपके लिए एडिशनल क्या हुआ, बट नॉर्मल एनसीईआरटी से आगे की एक बात बता रहे हैं जो कि आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन मूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेके 2 तक में जब ले जा रहा हूं, तो आपको एक तो देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ दे रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? यस हो गया। मैंने क्या बोला, आपको रट के रखना है, cos 180 कितना होता है, कितना होता है बोलो? -1 -1 होता है, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, माइनस mgh। mgh आ जाएगा। आया, यहाँ तक समझ में आया? यस 1 से 2 सर, तक लेकिन सर चला अपन गया ने मतलब। पिछली बार किया सर, अपन ने पिछली बार ऐसे ही एक एग्जांपल लिया था, वो मतलब अलग अपने बात थी, mg। वो अलग बात थी, अभी वो चीज डिस्कस नहीं कर रहा। आपको सर, जो तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है, वहां पर आपने अप्लाइड फोर्स लिया था। इस ब्लॉक का अगर मुझको उठाना है, तो उठाने के लिए एटलीस्ट मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट मुझे इसके वेट के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो प्लस में आ गया। यहां पर अपन बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे लग रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट आपकी ऊपर हो रही है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो कितना आ गया, -mgh। आई बात नहीं आई समझ में, बोलो? आ गई सर। क्लियर है? ध्यान से है ना बेटा, रटना मत यस कोई। सर। दूसरी बात अपन करते हैं कि अब भैया मुझे वापस नीचे आना है, 2 से 1 आना है, 2 से 1 आना है वापिस, फॉर्मूला मेरा एफ एस कॉस थीटा ही है। अब बेटा ये बताओ एफ की वैल्यू कितनी रखेंगे, बोलो? mg mg रखेंगे, वेरी गुड। एस की वैल्यू कितनी रखेंगे, बोलो? h h रखेंगे। कॉस थीटा कितना रखेंगे, बोलो? -180, मतलब 180। भाई अपनी अब कॉपी है तुम्हारे पास, सर पेन 0 है? डिग्री, नहीं सर, 0 डिग्री आएगा सर, 0 डिग्री आएगा ना भाई, सर जब ये सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। यस सर, सेम सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन 0 आ जाएगा, क्योंकि यस क्या है, सर, अब आपका ब्लॉक इधर आ गया, कॉपी पेन लेके भी बैठा करो, है ना। मैं यस सर, अपन कॉपी पेन। तो नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे, अच्छी चीज स्टडी कर रहे हो आप। तो अगर ये नीचे है, मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, जब नीचे आओगे तो mg भी नीचे होगा, आपका फोर्स भी नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो डायरेक्शन सेम हो गई तो एंगल कितना हो गया उनके बीच में, 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। कोस 0 आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, mgh। तो ये मेरी पहली वैल्यू थी, ये मेरी सेकंड वैल्यू। आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो? आ आ Yes, गया, गया sir. सर। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है राउंड, ये लिखा हुआ राउंड, तो राउंड का मतलब यही है, 1 से लेके 2 गया और 2 से वापस 1 हो गया, तो एक राउंड पूरा हो गया उसका, हो गया कि नहीं हो गया? 1 से हो लेके गया 2 सर। गया और 2 से लेके 1 आ गया, Yes, तो एक sir. राउंड पूरा हो गया। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इस पूरे राउंड में, यानी 1 से लेके 2 और 2 से लेके 1, इसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन 0 कितना हुआ, माइनस 1 to 2 mgh, 0 प्लस 2 to 1, कितना हो जाएगा बेटा? माइनस कितना हो जाएगा? mgh प्लस mgh, 0 होगा हो सर। जाएगा, 0 लिख दो सीधे सीधे। आई बात समझ में? यस सर। तो भाई यस जो सर। ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक साइकिल में या एक राउंड में जो टोटल वर्क डन निकल कर आया, वो कितना आया आपका, 0 आया कि नहीं आया? आया ना 0। तो हमने यही तो लिखा था कि द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ राउंड इज 0। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, बोलो भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यस फोर्स। सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। इसी तरह से एक फोर्स होता है कोलॉम्ब फोर्स, कोलॉम्ब फोर्स भी जो है किसका एग्जांपल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का होता है। इस तरीके के एग्जांपल है, एक अपने हिसाब से
जो हमने अभी तक स्टडी करा है उसको मैंने सॉल्व कर दिया। आई बात समझ में नहीं आई? सर ठीक है, अभी कूलाम तक फोर्स क्या होता अपन है? डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस स्टडी करी है, उनमें से बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही है इसका एग्जांपल। ये कूलाम फोर्स भी तो लिखा, मैं नहीं देखो लिखा कूलाम फोर्स, ग्रेविटेशनल सर ये फोर्स, अपन ने कूलाम स्टडी फोर्स। नहीं किया। हाँ स्टडी नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी में आता है 10th क्लास में। आप 10th क्लास का जो सिलेबस है फाउंडेशन का, उसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। अभी इलेक्ट्रिसिटी 9th फाउंडेशन में भी नहीं है और नॉर्मल 9th में भी आपके नहीं है वाला पार्ट अभी तो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी जो आपको सॉल्व करके बताया है वो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का ही बताया है, क्योंकि वो आपको नॉलेज है उसकी, और अभी आप स्टडी नॉन है, यानी आपको आप जान सकते हो, समझ सकते हो। ये आई नहीं आई बात समझ में, आपको बताओ? ठीक है, आ गई सर। ठीक है। तो Yes, आप इसकी sir. पिक ले लो या जो भी करना है आपको, ठीक है। एक और बात यहाँ देख सकते हो आप कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि अगर आप देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है, देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसके साथ इसको फिनिश करेंगे। अगर मैं इस ब्लॉक को सीधे उठाने की जगह ऐसे उठा देता, ऐसे उठा देता, इस तरह से उठा पैराबोलिक देता, मोशन। इस तरह से ले जाता, तिरछा ले जाता, यूं दिख रहा है आपको? सीधा ले जाने की यस जगह सर। इस एच हाइट तक में तिरछा ले जाता। तो क्या यहाँ पर इसमें जो वर्क यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में वर्क डन सेम आता या अलग आता? सर अलग आता ना सर, अलग आता। एंगल अलग बन रहा है, प्लस उसके फिर कंपोनेंट्स लगेंगे। ये सर अलग आता सर। अगर आप इसको यहाँ रखोगे, अगर यही बात ले रहा हूं मैं, अगर मैंने इसको यहाँ रखा और यहाँ रख के मैं इसको छोड़ता हूं, तो ये ऐसे नीचे आएगा या ऐसे नीचे आएगा? कैसे नीचे आएगा? सर सर नॉर्मली सर फर्स्ट केस, सर वो नीचे सीधा ही इसी नीचे सर तरीके आएगा। से फर्स्ट तो केस, आएगा भाई, इसी तरीके से तो आएगा नीचे। वर्टिकल। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो कितना आएगा आंसर आपका? mgh ही तो आएगा आंसर, आएगा नहीं आएगा mgh? सर, लेकिन ये तो वो अलग तरह से है ना सर। वो सर ऐसे पर नहीं, ऊपर ले देखो जाने में अलग अपना आएगा। माइंड आप दिमाग में अलग सोच सकते हो उसको, बट जो फॉर्मूले हैं आपको तो फॉर्मूले को फॉलो करना है। आपको किसको फॉलो करना है? फॉर्मूले को। अगर इस तरह की कोई भी चीज होगी तो वो फॉर्मूला आपको खुद बता ही देगा। आपको किसको फॉलो करना है? फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है, हमें तो किस किस के बीच का एंगल देखना है? एफ और एस के बीच का एंगल देखना है। तो एफ और एस के बीच का आप एंगल देख लो, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, किस केस में यहाँ पर किस केस में वर्क डन जो है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो सकता है? अगर मैं हाइट को चेंज कर दूं, अगर मैं हाइट को बढ़ा दूं या हाइट को कम कर दूं, तो वर्क डन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? ये सर होगा। mg तो एक्चुअली mg तो कांस्टेंट है, mg तो इसके मास पे डिपेंड कर रहा है, मास को अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अगर आपने हाइट चेंज कर दी तो क्या होगा? हाइट चेंज करने से क्या होगा कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, और पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। दे डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी इसका आपको पिक लेना है तो आप पिक ले सकते हो, ठीक है। सर फिर एक एग्जांपल और सॉल्व करके बताऊंगा, वो आप भी सॉल्व करके बताना मुझे, है ना। चलो और बताओ, बोलते रहो, नोट भी कर लो और पिक ले लो। मैं एक बार इंक फिल कर लूं इसमें। पूछ लो बेटा, कुछ भी पूछना है तो। सर इसे पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली। ये क्या है? पॉइंट फंक्शन है, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, दो वर्ड्स होते हैं, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। सो दिस इज अ पॉइंट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। वाई? पॉइंट बिकॉज फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होते हैं? यार अब ऐसी बात तो मत करो, डिस्टेंस और सर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा बताया था आपने? ये। सर डिस्टेंस आपने और मोशन डिस्प्लेसमेंट, वाले चैप्टर में बताया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिखा हुआ है भाई, 5 पॉइंट लिखा है, तो उसमें से एक पॉइंट ये था कि डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉइंट फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करता है उसे पाथ फंक्शन कहते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लिखा तो रखा है मैंने, है ना, एक बार चेक करना। यस और सर। वैसे मैंने यहाँ भी बता ही दिया है यस आपको। तो हो गया, इसकी पिक ले लिया आपने, ठीक है।
डन, यस सर। ठीक है। चलो देखते हैं, एक और फोर्स है जो हमने स्टडी किया हुआ है, वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, उसको भी हमने स्टडी करा हुआ है। चलो उसको देखते हैं कि भाई वो क्या है, कंजर्वेटिव है कि या नॉन कंजर्वेटिव है ना। तो वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स, और किस, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन अ राउंड, एक राउंड में। तो एक राउंड के लिए क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक एम मास का ब्लॉक लेते हैं, ये एम मास का ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब इस एम मास के ब्लॉक को मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूं, मान लो मैंने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देके मैं इसको यहाँ ले आया, ठीक है, यहाँ ले आया मैं इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देके। ध्यान रखना भाई, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये सरफेस हो गई, फ्रिक्शनल सरफेस है, समझ में आ रही है बात। अब अगर ये एम मास का ब्लॉक है, तो सबसे पहले बताओ इस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, mg एक्ट करेगा, नीचे करेगा कि नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, mg सबसे पहले नीचे लगेगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दी मैंने ऊपर की तरफ। अब मैं इसको मूव कहाँ कर रहा हूँ, राइट साइड में, राइट साइड में मूव कर रहा हूँ। राइट साइड में अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किधर लगेगा, आपके लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड में लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर, म्यू अभी मोशन कर रहे हैं, तो कौन सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। काइनेटिक। हाँ, तो एफ इजिकल टू बेटा क्या आ गया, म्यू आर आ गया। आर की वैल्यू कितनी होगी, बोलो कौन बताएगा फटाफट, आर की इक्वल्स वैल्यू टू सर mg होगा। mg होगा, वेरी गुड, ये आ गया म्यू mg, फॉर्मूला याद रखना, एक इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। नो तो बेटा सर। देखो, अगर मुझे इसको मोशन में लाना है, अगर मुझे इसको मोशन में लाना है, तो एटलीस्ट मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट मुझे ये फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। सर टू ओवरकम फ्रिक्शन। हाँ, टू ओवरकम फ्रिक्शन, एटलीस्ट आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स सो दैट आई कैन ओवरकम अ फ्रिक्शन, ठीक है, उतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। चलो वो बात की बात है, मैं इसको यहां से लाना चाहता हूँ 1 से लेके 2 तक, और 1 से लेके 2 तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स है। अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स टू मूव अ ब्लॉक, फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेके 2 तक जाना है, फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। बोलो बेटा, एफ कितना आएगा, 1 से लेके 2 तक जा रहा हूं अभी mg मैं, आएगा सर। एफ कितना आएगा, कितना आएगा एफ, बोलो तो क्या, एफ कितना रखूं, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1 से लेके 2 तक का, मुझे निकालना है वर्क सर डन म्यू बाय, mg। वेरी गुड, म्यू एम जी आएगा, यानी मैं स्मॉल एफ लिख दूं, सीधे म्यू एम जी लिख देता हूँ, वेरी गुड। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कितना आएगा म्यू एम नो जी, सर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, X। कॉस, कॉस के इधर कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, 0 आएगा सर। 0 बोलो, आएगा सर। हाँ, और सर नहीं सर, एंजल 180 आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा। 180 कौन ने बोला अभी यार, हर्षित ने, सर हर्षित ने बोला सर। अच्छा वेरी गुड। हाँ एंजल, चिन्मय कहाँ गायब हो गए, समझो यार चीज को, ये मजे लेके पढ़ो, जब भी है पढ़ने का मजा। कितना आएगा, सर 180 180 होगा ना आएगा ना, सर। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ले रहे हो आप, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, राइट साइड, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया, म्यू एम जी और एक्स माइनस का, सही है कि नहीं है भाई बताओ, ये एक नंबर इक्वेशन कर दी। मैं ये देखना चाहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक राउंड में जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जीरो आएगा तो मैं कह दूंगा कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर जीरो नहीं आया तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब ये W1 to 2 निकाला, अगर मैं बेटा W2 से 1 निकालना चाहूं, तो 2 से 1 में क्या होगा, ये ब्लॉक इस तरफ आएगा, ये ब्लॉक इस तरफ आएगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये वाला, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा नहीं होगा बेटा। अब 2 से होगा 1 के सर। लिए, 2 से 1 के लिए वापस से मैं लिखूंगा एफ एस कॉस थीटा, म्यू mg। ठीक है, एफ की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू एम जी ही होगी,
ठीक है, एस की वैल्यू एक्स होगी, कॉस थीटा कितना होगा, थीटा वापिस से कितना होगा 180 आपका, डिग्री होगा सर, 180 डिग्री होगा सर। बस ये सर। सीख गए आप, बात खत्म हो गई, समझाने का पर्पस पूरा हो गया आपका। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि भाई पूरे राउंड में कितना वर्क डन हुआ, तो पूरे राउंड में तो कितना 0। वर्क डन हुआ, 1 देख लो नहीं तो सर, -2 म्यू एम जी एक्स माइनस के म्यू एम जी एक्स और माइनस के प्लस म्यू एम जी एक्स, माइनस म्यू एम जी, ठीक है, -2 -2 म्यू एम जी है। हाँ वेरी गुड। तो ये आ गया वर्क सर डन तो ये 1 कंजर्वेटिव नहीं है। हाँ, तो इससे क्या पता चला भाई कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आया, क्योंकि इसका एक राउंड में जो वर्क डन हो रहा है इस फोर्स की वजह से वो क्या है, जीरो नहीं आ रहा। तो ये वो फोर्सेस थे जिनको अपन स्टडी कर चुके हैं, मैं और भी सॉल्व कर सकता था, बट ये वो है जो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सर समझ में आई, हाँ बोलो पूछो। सर अभी सर नेटवर्क इशू हो रहा था, तो एक बार ये सेकंड स्टेटमेंट से समझा दीजिए ये इस वाला क्वेश्चन में। यहाँ इसमें ये बताऊं, ये वाला यस सर, यहाँ से। बहुत इजी है, तो आ गया होगा बेटा। देखो अब मैं इसको 1 से 2 तक ले आया, मुझे 2 से इसको वापस 1 पे लाना है। तो 2 से जब मैं इसको वापस 1 पे लेके आऊंगा, तो 2 से 1 पे जब लेके आऊंगा तो देखो फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रख दो, एफ की वैल्यू म्यू एम जी रख दो, डिस्प्लेसमेंट एक्स रख दो, तो कितना आ गया, माइनस के म्यू एम जी एक्स। आया कि नहीं आया। अब 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 1 तक में पूरा एक राउंड हो गया। अब एक राउंड में कितना वर्क डन हुआ इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो हमने देखा, तो जब उसका टोटल करा तो टोटल कितना आ रहा है, माइनस के 2 म्यू एम जी एक्स। मतलब अगर ये जीरो आ जाता है एक राउंड में, जो वर्क डन होता अगर जीरो आ जाता, तो हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। पर इस केस में हम क्या कहेंगे, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाई इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज द वर्क डन इन अ राउंड और इन अ साइकिल इज नॉट जीरो। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो पाथ फंक्शन होगा या पॉइंट फंक्शन होगा, सर पाथ फंक्शन सर होगा पाथ सर। फंक्शन। पाथ फंक्शन होगा। Yes, ठीक है, जस्ट मैं बराबर में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना लिखना पड़ेगा बोर्ड पे मुझको, तो मैंने कंजर्वेटिव के लिए लिख दिया है, तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो सर अब आप एक बार स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल भी बता देना। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे पता कर सकते हो आप। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो कि जो फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसे जो भी फोर्स है जिनकी में की लॉस होता है, ऐसे जो भी फोर्स है जिनमें की लॉस होता है, वो सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही होते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स जनरली कंसीडर किया जाता है एज अ लॉस। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जनरली भी कंसीडर्ड एज अ लॉस, सो इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे ही एक होता है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एक होता है। सर विस्कस ड्रैग जो अपन ने पढ़ा था। हाँ, जैसे आप क्या करो कि जैसे ऑयल है, ऑयल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब ड्रॉप करोगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक एक टाइम आएगा कि वो रेस्ट में आ जाएगा। वो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, और वो जो फ्लूइड की विस्कोसिटी के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो होता है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स भी एक तरीके का क्या होता है, लॉस ही होता है। तो जहां जहां भी लॉस होता है एनर्जी का, जहां भी लॉस हो रहा है, वो सारे जो फोर्सेस हैं वो सारे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्लियर है ये सर मेरे एक से चीज बताइए, एक मिनट और अर्षित। इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो एक साइकिल में जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनका वजह से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन होता है, ओ सॉरी पॉइंट फंक्शन होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, द वर्क डन ड्यू टू द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट जीरो इन अ साइकिल। ठीक है, एक तो ये जस्ट उसका उल्टा ध्यान रखना है, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि वो पाथ फंक्शन होता है, वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन होता है बिकॉज ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपको मुझे सिखाना था। एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूं मैं, दिख रहा है आपको, विजिबल है। एक तो अपना हो गया फ्रिक्शन फोर्स, अभी मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, एक हम बता देते हैं विस्कस, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, बट जो तो ये नॉन काम है। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, विस्कस फोर्स भी। क्या हुआ, विस्कस फोर्स तो ये
नॉन कंजर्वेटिव का है ना हाँ एग्जांपल। हाँ, इस तरफ लिखा है ना बेटा मैंने, ये नॉन कंजर्वेटिव के है। एटलीस्ट ये तो ध्यान रख लेना, है ना, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। ये कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल है, ये नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल। ठीक है, आई थिंक मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया है, मुझे लगता नहीं है आप इतनी इजीली भूल सकते हो। विद एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करा दिया, है ना। हाँ सर, रीज्वाइन सही करना बोल है रहे हो। अगर टाइम हो जाता है तो, बिकॉज जितनी जल्दी हो जाए अपन जितने टॉपिक कवर सके, जल्दी तो कुछ भी नहीं है सर बट फिर तो ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव होगा। कौन सा वाला? स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स। फोर्स। स्प्रिंग फोर्स सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो स्प्रिंग फोर्स, क्या दिक्कत है? इतने दो मैंने सॉल्व करके बताया आपको, एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करके देख लो, इसी तरीके से सॉल्व कर लो स्प्रिंग के लिए भी। वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकाल लो, है कि नहीं? सर लॉस वर्क में है डन बाय सर, द सर स्प्रिंग फोर्स सर निकाल लो। नॉन कंजर्वेटिव है। सर नॉन नहीं कंजर्वेटिव है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं बोलना है, सॉल्व करके सर मैंने देखो। भी सॉल्व भी किया सर। अभी नहीं, आराम से कर लेना, ठीक है। एक बार मैं मेरा जो लेक्चर है वो पूरा कर दूं, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको वो भी पढ़ाऊंगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मैं आपको स्प्रिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्प्रिंग वाला एक पोर्शन रह रहा था, मैं आपको स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, उसमें स्प्रिंग फोर्स वगैरह सब सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो आप चाहो तो थोड़ा टाइम ले लो, जब मैं वो करा दूं तब आप सॉल्व करके देख लेना। पर जब मैं उस पॉइंट तक पहुंचूंगा तो सॉल्यूशन मैं ही कर दूंगा आपका, ठीक है। तो फिर देख लेना आप कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, एक बार ट्राई करके देखना। चलो ये हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है? पिक लेनी है, कुछ करना है बताओ। ये टॉपिक तो हो गया मेरा, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, तो ये देख लो, आपको कुछ पूछना हो तो देख लो। तो इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? न्यूमेरिकल है, दे दूंगा, आज शीट भेज दूंगा, शीट बना रखी है मैंने, शीट बना दी मैंने, बट मैं वेट कर रहा हूँ एक बार मैं एनर्जी कंजर्वेशन लो और वर्क एनर्जी थ्योरम तक आ जाऊं, फिर ही कराऊंगा शीट। मैं भेज दूंगा आपको, क्वेश्चन मैंने कल बना लिए थे रात को ही, है ना। चलो ये हो गया फिनिश, इरेज कर दूं, इसको हटा दूं। ये सर हो गया। यस सर। तो आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पर जो कि अपना चल रहा था, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ई पी से बता देता हूं मैं इसको अभी। ई मतलब एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल, ठीक है। सो लाइक काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के अंदर जो मोशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ड्यू टू अ एलिवेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एंड ड्यू टू अ शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन मतलब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी की वजह से जो है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से किसी बॉडी की पोजीशन, एलिवेशन और शेप की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में अपन इसको क्या बोलेंगे? जीपीई। क्या बोलेंगे? जीपीई, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि जब हम डेरिवेशन करें तो आप उसको रिलेट कर सको, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? इट इज अ एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस जो आपने डेटम माना हुआ है, वहां से उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है, वो इसकी क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना। निकालोगे कैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन
अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, या आप ही करोगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। इस तरह से आपको निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से। इस ब्लॉक का मास m है, जैसा कि मैं हमेशा लेता हूं। इस ब्लॉक का मास m है। अब इस ब्लॉक को उठा के मुझे यहां तक लाना है 2 पॉइंट तक। m मास का ब्लॉक है ये, और इसको उठा के मुझे कहाँ लाना है, 1 से लेके 2 तक लाना है। और 1 से लेके 2 तक की जो हाइट है वो h है, ठीक है। तो अगर मैं ये वर्क डन निकालना चाहूं, वर्क डन 1 to 2 कितना आएगा बोलो। फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। चलो भाई एफ बता दो कितना होगा माइनस भाई। पहले एफ तो इक्वल्स टू एम पहले तो mg एफ बताओ, एफ कितना होगा। एम जी होगा। सर mg होगा, जी एस कितना होगा ये बताओ। h होगा, एच होगा। कॉस थीटा कितना होगा। 180 डिग्री 180 डिग्री। ये सर 180 डिग्री, 180 डिग्री। चिन्मय कितना होगा 180 बेटा, डिग्री, बोलो फटाफट 180 बता दो। डिग्री 180 डिग्री। तो 180 देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर एटलीस्ट आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, 0 नीचे डिग्री पड़ेगा। तो ये आएगा एफ वेक्टर ऊपर हो गया और एस वेक्टर भी ऊपर हो गया। समझ में आई नहीं आई बात। तो आपने आ क्या गई सर। निकालना है यहाँ पर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां क्या निकाला आपने, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो 180 डिग्री होगा यहाँ पे, पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो एटलीस्ट आपको इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। एटलीस्ट इतना तो लगाओ कि उसके बराबर हो। तो इसी वजह से मैंने Yes. इस एफ की वैल्यू क्या रखी यहाँ पर, एम जी, कि एटलीस्ट मैं इतना mg फोर्स तो लगाऊं जो इसके जो वेट है उसके बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई कितना आएगा, 0 आएगा। 0 रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, रहेगा। अब मैं इसको जब उठा के Yes, 1 से sir. लेके 2 तक लेके आ जाऊंगा, तो 1 से लेके 2 तक लेके जाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना होगा, mgh होगा, नहीं होगा भाई, होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो देखो वर्क डन अगेंस्ट में कितना, यानी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। तो एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो आप, एटलीस्ट सेकंड mg कॉस नीचे लग जीरो रहा के है, mg नीचे लग रहा है, तो एटलीस्ट mg के बराबर तो लगाऊं इसको उठाने के लिए। ज्यादा तो फिर कितने ही Yes, लगा लो, sir. और एटलीस्ट mg तो लगाए। मिनिमम कंडीशन तो सॉल्व करें अपन, तो अपन mg लगा रहे ऊपर। तो एफ 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 ऊपर लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया ना। 0 तो 0 आ डिग्री गया बस। अब ये जो है दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या यूज करता हूं मैं, ईपी, और ईपी इज इक्वल टू mgh। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, अगर हम ये कहें कि भाई, अगर ये मैं कहूं कि भाई मास का तो कोई लॉस हो नहीं रहा, तो जनरली अभी मैकेनिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन अपन स्टडी नहीं कर रहे जिसमें कि मास का लॉस हो रहा हो। तो मास का तो कोई लॉस हो नहीं रहा, जी की वैल्यू 9.8 होती है अर्थ पर, ये आपको पता ही है। तो आप ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, डेट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली हाइट पर डिपेंड कर रही है। अगर आपने हाइट को इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और हाइट को डिक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर आप ऐसे कह रहे हो कि भाई मैं ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव लूंगा, तो नीचे की तरफ भाई फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस वेयर यू आर कंसिडरिंग द सरफेस, जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उन चीजों में आता है जो इलास्टिक होती है, जैसे कि उसका नाम ही इलास्टिक है, और सुना भी आप लोगों का इलास्टिक। तो आप में से कौन बता सकता है इलास्टिक का क्या मतलब होता है।
तो मैं इलास्टिक स्ट्रेचेबल। तो इलास्टिक मतलब Elastic- स्ट्रेचेबल। That can be stretched. स्ट्रेचेबल, बस जो स्ट्रेच हो सके। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सर उसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। वो बाद की बात है, वो फिर अपन चेक कर लेंगे क्या होता है क्या नहीं, बट अभी तो अपन फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। फैक्ट्स की बात यह है कि इलास्टिक जो चीजें होती हैं वो स्ट्रेचेबल होती है, और आप जब उसको स्ट्रेच करके रिलीज करोगे फिर क्या होता है, वो अपनी पुरानी शेप में आ जाती है कि नहीं आ जाती वापस? ये सर आ जाती है तो इसमें। Yes, sir. आप क्या करते हो, जैसे ही आप ध्यान से समझना, बहुत मजेदार चीज है। मैं कुछ चीजें रखता भी नहीं हूँ यार यहाँ पे, ये तो घर पे ही पड़ी होंगी। जैसे आप एक रबड़ बैंड ले लो, आप फोर्स लगाओ, ठीक है, तो आप फोर्स लगाओगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हो Yes, जाएगा sir. हो सर। जाएगा। तो वो ये स्ट्रेच, स्थिर हो वो जाएगा। स्ट्रेच क्यों हुआ? क्योंकि आपने फोर्स लगाया। सही है कि नहीं है? देखो जादू तो कुछ Yes, होता नहीं है, साइंस होती है। जैसे ही आपने छोड़ा उसको तो फिर वो अपनी शेप में आया कि नहीं आया? आ गया, आया ना? आ गया सर। तो क्यों आया भाई? वो पहले तो आपने फोर्स लगाया तो स्ट्रेच हुआ था, अब कैसे आ गया? अब क्या चीज थी उसके अंदर जो आ गया? मैं रबर बैंड की बात कर रहा हूँ, हेयर बैंड होते हैं ना जो अपन घर में यूज करते हैं। यस सर। अब क्यों आ गया वो? कौन ने फोर्स लगाया? मैंने तो पहले फोर्स लगाया था, मुझको तो मालूम है। अब किसने फोर्स लगाया उसके अंदर? किसने लगाया? जादू हुआ, मैजिक हुआ, क्या हुआ? कुछ आइडिया इसका बोलो। कुछ सोचा हो आपने कि आखिर कैसे हो जाता है ये? मैजिक हो रहा है, कोई जादू हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? हाँ सर केमिस्ट्री के हिसाब से सर फिजिकल चेंज है। हाँ, तो फिर केमिस्ट्री तो खैर डिटेल वाली बात हो गई। मैं तो ऐसा हो सकता है कि उसने खुद ने लगाया हो वहां जाने के लिए फोर्स वापस, हो सकता है ही नहीं हो सकता? उसने Yes, इलास्टिक sir, ने हो खुद ने सकता है। लगाया हो फोर्स। हो अब सकता है। इलास्टिक क्या है? इलास्टिक तो मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना? मॉलिक्यूल से। तो वो मॉलिक्यूल्स। इलास्टिक भी मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी। तो मॉलिक्यूल से तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना Yes, sir, इंटरमॉलिक्यूलर होगा। फोर्स। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में होते हैं। आगे जाके आगे की क्लासों में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपके आएगा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आप फोर्स लगा के उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर दोगे, तो डिस्टर्ब जैसे ही आप करोगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने दोनों आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। दोनों ये है, दो मॉलिक्यूल है, दोनों ने मिलजुल के रहने का भाई कि हम इतनी इतनी दूर रहेंगे, तू अपना देख मैं अपना देखता हूँ, ठीक है। पर जैसे ही आपने इन पे फोर्स लगाया, इनको स्ट्रेच कर दिया या आपने इनको कंप्रेस कर दिया, तो क्या होगा? ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे चले जाएंगे। जैसे ही आप फोर्स रिलीज करोगे, जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स रिलीज होगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है वो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और क्योंकि अपन इलास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इलास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस फोर्स को क्या बोला जाता है? इलास्टिक फोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्स। समझ में आया? समझ में आई बात? तो ये Yes, तो हमने sir. बात कर ली Yes, sir. इलास्टिक की। अब इलास्टिक में भी जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपन पढ़ते हैं वो होती है स्प्रिंग। वो क्या होती है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होती है? दो Spring. तरीके की। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उससे पहले मैं आपको स्प्रिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, है ना। देखो, तो टॉपिक तो वही है अपना, टॉपिक तो यही है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो स्प्रिंग जो होती है जनरली जो अपन को स्टडी करनी है, इस तरीके की एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। एक स्प्रिंग इस तरीके की भी होती है, उस दिन बताई थी मैंने आपको, जो घड़ी वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। ऐसी होती है स्प्रिंग। ये कुछ जनरल शेप है स्प्रिंग्स की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि मान लो कोई स्प्रिंग है इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, ये इसका जो है नेचुरल साइज है, या नेचुरल साइज या लेंथ कह सकते हो। नेचुरल ऐसे रखी हुई है अभी बस ये से, ठीक है। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सारे मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पर है, मस्त खुश है, ठीक है। किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं करा इसको, ठीक है। अगर मैं इसको
फोर्स लगा दूं इस पे, यहाँ पर एफ फोर्स लगाऊं, तो एफ फोर्स जैसे ही मैंने इसको लगाया तो ये क्या होगा, इस तरह से एफ फोर्स मैंने दोनों तरफ से लगाया तो इसका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। क्या हो गया इसका, एक्सटेंशन हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पर एफ फोर्स इधर लगाया, एफ फोर्स इधर लगाया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। देखो इस केस में इस पर कोई फोर्स नहीं था, है ना। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी बोलो। Yes, sir. ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो अब ये इस तरफ आ क्यों रहा है, कौन सी फोर्स, यहाँ ये कौन सा फोर्स है, ये तो अप्लाइड फोर्स था जिसने इसको एक्सटेंड किया, जो कि मैंने लगाया था। अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को हटा दूंगा तो ये वापस अपनी पुरानी इस नेचुरल साइज में आ जाएगी। तो ये कौन सा फोर्स है जो इसको नेचुरल साइज में ला रहा है, कौन सा फोर्स है बोलो, कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर Spring force. इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। और इलास्टिक फोर्स में क्योंकि ये स्प्रिंग के बारे में बोल रहे हैं तो इसी को अपन क्या बोल देंगे, स्प्रिंग फोर्स एस। क्या बोल देंगे इसको, स्प्रिंग फोर्स एस। और यहां से एक बहुत अच्छी बात और देख सकते हो आप, डेट दिस फोर्स, दिस इलास्टिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अगर ये वापस अपनी पोजीशन में ही आ जाता है जो इसकी पुरानी वाली थी, तो जितना आपने फोर्स अप्लाई करा उतने ही जो है वो आप पे स्प्रिंग फोर्स लग गया। समझ में आई नहीं आई बात। ऐसे ही अगर अपन देखें कि पहले इसका साइज ये था, पहले इसका साइज ये था, ये इसका जो है नेचुरल साइज है। अब मैंने क्या करा इसको, अब मैंने इसको कर दिया इस तरह से कंप्रेस कर दिया, यानी ऐसे फोर्स लगाया एफ, इस पर भी फोर्स लगाया एफ। तो अब ये कैसे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी नहीं जाएगी, यस ठीक है। सर, ये तो अप्लाइड फोर्स है, तो अब ये क्या होगा, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। समझ में आई बात यहाँ तक, क्लियर है, यस सर, ठीक है। समझना मतलब फॉर्मूला बताना तो कोई बहुत इजी काम है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, ये जो है ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, ये नेचुरल पोजीशन में है, इस तरह से नेचुरल साइज है, नेचुरल पोजीशन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे फोर्स लगा के मैंने इसको क्या करा, फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स लगा के मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया एक्स से। कितने से एक्सटेंड कर दिया, एक्स से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। यस सर, यस बोलते जाना एक बार। ये एफ तो क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ये बताओ कि जब मैं यहाँ पर आ गया, मैं पहले इधर था ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से मैं आ गया बी पर, मैंने कितना इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्स से एक्सटेंड कर दिया। तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो डाउन, इस पोजीशन पे बी पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा कि अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड्स, अपवर्ड लगेगा। Upward. तो स्प्रिंग Upward. फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा। उसको मैंने एस लिख दिया। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ एस, ये प्रोपोर्शन होता है जितने से आप किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे। अगर कंप्रेस करोगे तब भी स्प्रिंग फोर्स अपोजिट होगा, अगर आप एक्सटेंड करोगे तब भी देख रहे हो आपके स्प्रिंग फोर्स क्या है, अपोजिट है। किसके अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के। मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे दी इसको, नीचे, और स्प्रिंग फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और माइनस एक्स के। एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। यस एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है वो एक्सटेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर आप इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो कंप्रेस करोगे तब भी, अगर मैं मान लो एक और डायग्राम बताऊं आपको, अगर मान लो इसी को यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मान लो आपने इसको इस तरह से यूं कर दिया, मैंने एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगा के इसको, ये वाला पॉइंट तो आपका ए था ही, इसको मैंने सी कर दिया, वाले पॉइंट को इसको सी कर देता हूँ। तो कंप्रेस करा और अब की बार मान लो ऊपर ले गया मैं एक्स से, तो अब कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लगेगा। इस केस में स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और देखो अब डाउनवर्ड स्प्रिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कैसी दी थी अपन ने, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो ये समझ में आ गया आपको, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, यस सर, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना, आप
जब भी अपन प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, मैं यहां से ले रहा हूं बात को, कि जब भी अपन प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है के बना हुआ है, वही है छोटा के, स्मॉल लेटर वाला के बना हुआ है, ध्यान रखना के आएगा और ये माइनस आएगा और ये एक्स आ जाएगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये इसका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आ रही है बात? के जो होता है यहाँ पर दिख रहा है बेटा, यहाँ पर आपको के जो होता है, के को बोला जाता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। के को क्या बोलते हैं? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। के का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो के का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन एक्स। के का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी, एफ की होती है न्यूटन माइनस कहाँ गया? और एक्स की माइनस साइन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि भाई ये इसके अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर तो के अपन क्या है? के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा आपका? वो तो स्टिफनेस की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इसको डिफाइन करा है मैंने कि व्हाट इज अ स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस इज द रेशियो ऑफ डेट। देखो कहाँ चला गया ये भी बता देता हूँ, चलो आपने पूछा है तो। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर, अच्छा ये बताओ ज्यादा तो नहीं हो रहा? समझ में आ रही है ना बात? ज्यादा हो तो बता देना, है ना? ज्यादा तो नहीं हो रहा? समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो ठीक है। अब हाँ सर आ रही है। आपने पूछा कि सर ये माइनस कहाँ गया, वो बताते हैं। मैं एक्चुअली इरेज करना नहीं चाहता कुछ। माइनस कहाँ चला गया बताते हैं। देखो ये स्प्रिंग थी, यही वाली स्प्रिंग, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या करा, एक प्लेट लगा दी और उस प्लेट में mg वेट रख दिया। एक प्लेट लगाई, उस प्लेट में mg वेट रख दिया। अब इस वजह से इसका जो इलोंगेशन हुआ, वो इलोंगेशन इसका हो गया x। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी स्टिफनेस होती है k। स्टिफनेस कितनी होती है? k होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं स्टिफनेस का फॉर्मूला लिखना चाहूं बेटा, तो स्टिफनेस बराबर होगा क्या? स्टिफनेस बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाय दिस जो आपने एक्सटेंशन करा है वो x। ठीक है, तो ये बताओ कि इसमें जो F अप्लाइड फोर्स है वो तो क्या हो गया? mg हो गया। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक इसको यहां से लेके यहां तक कौन लाएगा वापस? इसको वापस इस पोजीशन पे कौन सा फोर्स लेके आएगा बोलो? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। तो उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी कि नहीं होगी? अगर मैं 40 न्यूटन लगा के इसको नीचे लेके आया, एक्स मैंने दिया 40 न्यूटन, तो वापस 40 न्यूटन ही लगेगा, तो वापस ही आ जाएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से देखा जाए तो है ना, तो स्प्रिंग फोर्स ये होगा। तो अप्लाइड फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स बराबर होंगे। भले डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, डायरेक्शन तो अपोजिट है दोनों की, पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू होती है उसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, तो डिफाइन के अब समझ में आ गया नेगेटिव कहाँ चला गया? ठीक है, ये f लिखा है, मैंने देखा fs नहीं लिखा। एक चीज नोटिस करिए आपने, मैंने f लिखा हुआ है, fs नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे स्टिफनेस को? अच्छा, स्टिफनेस को कैसे डिफाइन करोगे? बहुत आसानी से कर सकते हो। जो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। समझ में आया नहीं आया? फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्टिफनेस। स्टिफनेस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है? कभी कभी सुना होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा स्टिफ है। ठीक है, तो यहाँ हम अपन प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस को कैसे डिफाइन करोगे? स्टिफनेस इज अ अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए स्प्रिंग में जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी क्या कहलाती है? स्टिफनेस कहलाती है। पहली बात तो ये है। ठीक है, अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट हो, अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट हो, दिख रहा है ना यहाँ पर? अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा कि नहीं होगा? ये सर होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई ऐसी स्प्रिंग मिल गई जिसमें फोर्स सेम है और उसमें जो है डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो उसकी स्टिफनेस क्या होगी? क्या होगी भाई? डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो स्टिफनेस क्या होगी उसकी?
कम होगी Decrease कि नहीं होगी, होगी? स्टिफनेस कम होगी ना, ठीक है। तो आप ये चीज अपने वैसे आप Yes, sir. परफॉर्म करके देख सकते हो, ठीक है। और यूनिट मैंने आपको बताई थी इसकी क्या होती है, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर होती है। तो अब